मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि आप एफसीआई के गोदामों के भंडार खोलिए और देश में कोई भूखा नहीं रहे, केवल बोलिए मत। नागरिकों से कह रहे हैं पड़ोसी को खाना खिलाइए, आप क्या कर रहे हैं जनाब? आपकी सरकार क्या कर रही है? इसलिए मैं उन मजदूरों का, श्रमिकों का, गरीबों का जो अपने गांवों में हैं, शहर की गरीब बस्तियों में हैं, या जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, मैं उनकी तरफ से गुहार लगा रही हूं कि फिर से इस बात को समझिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सर्वव्यापी करना होगा, यूनिवर्सल करना होगा। उसके बिना हम इस विपदा से सामना नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जॉब लॉसेस की हालत और भी खराब होने वाली है। मालिकों के आंकड़े बता रहे हैं 3.5 करोड़ तो टूरिज्म इंडस्ट्री वालों ने बोल दिया कि लोगों की रोजगार जाने वाली है। हर सेक्टर बता रहा है कि उनके यहाँ कितना रोजगार चला जाएगा। ये मालिक लोगों की जो संस्थान है उनकी तरफ से फिगर्स आ रही हैं। तो जब नोटबंदी के बाद 5 करोड़ के आसपास लोगों का रोजगार चला गया 2019 आते आते, और सरकार को मानना पड़ा, इलेक्शन से पहले वो नहीं माने, इलेक्शन जीतने के बाद वो मान गए कि 45 बरस में सबसे ज्यादा जो 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो हुआ है देश में, ये स्वीकार किया सरकार ने। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आंकड़े बता रहे हैं कि 23.4% बेरोजगारी की दर होने वाली है। अगर ये आंकड़े 15 तारीख को इतने बताए जा रहे हैं, आज 18 तारीख है, आने वाले दिनों में ये बेरोजगारी की दर कितनी आगे बढ़ने वाली है हम और आप नहीं जानते हैं। इस हताशा के हालात के अंदर फिर से मैं दोहराऊंगी कि ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 3-4 महीने लगातार कैश ट्रांसफर की पॉलिसी चलानी पड़ेगी और लोगों को अनाज देने की पॉलिसी को चलाना पड़ेगा। भूख से लोगों को मरने से बचाना पड़ेगा। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अरे ये जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं और विशेष करके हेल्थ सेक्टर के अंदर जो हैं, उनके इक्विपमेंट्स का क्या हो रहा है? अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है। आपकी पहली कंसाइनमेंट मुश्किल से 3 दिन पहले आई है। आपके वेंटिलेटर्स की स्थिति आज भी बहुत कमजोर है। इसलिए फ्रंट रैंक फाइटर्स को जो चाहिए था उसकी कमी पूरी नहीं हुई। 15,000 करोड़ के हेल्थ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। हम इतना बड़ा मुल्क है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको अगर हमें दुरुस्त करना है, उसकी जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रही हूं, 1.5 से 2 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी जवाबदेही पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी। वो कितना आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, देश जानना चाहेगा। और देश ये भी जानना चाहेगा कि हमारे इन कर्मियों के लिए जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं या हॉस्पिटल सिस्टम के बाहर के फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं, उनके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आप उनका इंतजाम करने की बजाय जिन नर्सिस ने ये मुद्दा पूरे देश के सामने लाया, उनको विक्टिमाइज किया गया कुछ राज्यों के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने सवाल खड़ा किया अपनी सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए भी, नर्सिस के लिए भी, सफाई कर्मचारियों के लिए भी। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनको पूरे देश के सामने आना पड़ा ये कहने के लिए कि प्यूनिटिव एक्शन शुरू हो गया उनके ऊपर। इस देश के अंदर कोई ये आवाज नहीं उठा सकता बताने के लिए कि हमारी क्या जरूरत है। कोई कह नहीं सकता कि सरकार की यहां पर कमी है। हम डेमोक्रेसी हैं, अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हुक्मरानों को लगता है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करी है तो वह उनकी सोच होगी, लेकिन हम संविधान के द्वारा अभी भी उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उस संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कीजिए। और इतना ही नहीं, कुछ जगह पे आशा वर्कर्स के ऊपर एक्शन लिया गया और उनको डराया गया, धमकाया गया। जिन आशा वर्कर्स ने हमको अप्रोच किया कि हमारे ऊपर बहुत विपदा है, हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा है, हमें मास्क नहीं मिलती है, हमें जबरदस्ती बिना मास्क के काम के लिए भेजा जा रहा है, तो जब हमने कहा आप हमें लिखित दीजिए,
हम पहुंचाए तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कल से काम पे निकाल देंगे, हमें कह दिया गया है शिकायत करोगे तो खमियाजा भुगत लेना। और अभी क्या न्यूज़ चल रही है 2 दिन से कि हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, जो कुछ दिन पहले वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की ये व्यथा जाहिर की थी कि हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जल्दी जुटाइए। उसी डॉक्टर को किसी एनजीओ ने अप्रोच किया और कहा कि हम इक्विपमेंट्स देना चाहते हैं, मास्क देना चाहते हैं। उस डॉक्टर को कांटेक्ट किया गया, पीयूष को, डॉक्टर पीयूष को, और उस एनजीओ ने वो चीज़ें प्रोवाइड की। वो पहले से शिकायत कर रहा था कि ये होनी चाहिए। उसने कौन सा गुनाह किया? वो अपने घर नहीं ले गया, वो जनता में बांटने के लिए नहीं गया, वो उनको बेचने के लिए नहीं गया। उसने अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ को, जिनको उन मास्क की जरूरत थी, उसमें बांटा। और आप उसको नौकरी से निकालते हैं, आप उसको शो कॉज देते हैं। ये कौन सा रवैया है? हम ये जानना चाहते हैं और इसीलिए हम ये समझ रहे हैं आवश्यकता इस बात की नहीं है कि जो आप पे उंगली उठाए आप उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि अगर कोई कमी बता रहा है तो उस कमी की तरफ ध्यान दे, उसका संज्ञान ले, उस कमी को दूर करें, उसकी ज़रूरत है। इसलिए ये थोथी बात मत कीजिए कि हम पूरे देश को साथ लेके चल रहे हैं। आप पूरे देश को लेके साथ नहीं चल रहे हैं। आपने तो पार्लियामेंट का साथ भी नहीं लिया है, आपने तो चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं पूछा था। और आज भी चीफ मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं कि हमारी जीएसटी की 4 महीने से किस्त सरकार ने नहीं दी है। आप उनके राशन के भंडार की जितनी उनको आवश्यकता होनी चाहिए नहीं दे रहे हैं। जो ज़्यादा बांटने की ज़रूरत है वो आप नहीं दे रहे हैं। उनके जो जायज उनको पैसा बनता है वो आप नहीं दे रहे हैं। एक के बाद दूसरी सरकार की शिकायतें आ रही, केवल केरल सरकार से ही नहीं आ रही हैं, वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई आवाज़ उठाएगा तो आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और ये केवल मेडिकल स्टाफ पे ही एक्शन नहीं है, इसी तरीके के एक्शंस हम देख रहे हैं कि अगर पुलिस कर्मियों में से भी किसी ने आवाज़ उठा दी तो उनको लाइन लगाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है हम जानना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लोगों के सामने आइए, उनकी दिक्कतों को सुनिए और इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को सुनिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सुनिए, राजनीतिक पार्टियों को सुनिए, ट्रेड यूनियन और किसान ऑर्गेनाइजेशंस को सुनिए, महिला आंदोलनों, विद्यार्थियों, नौजवानों को सुनिए। आप नहीं सुनना चाह रहे हैं और ये इस विपदा से लड़ने का तरीका नहीं है। इसलिए इस विपदा से लड़ना है तो टेस्टिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स दीजिए और प्यूनिटिव होने का, सजाएं देने का इस मौके के ऊपर अंकुश लगाइए। इस बात पे, इस पे रोकिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जेलों के अंदर जगह नहीं है, लोगों को निकाला जाना चाहिए, दूसरी तरफ इस वातावरण का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कुछ लोगों को जेलों के अंदर ठूंसने का। यह मानवाधिकार के हनन का प्रश्न है। इस टाइम पे जब आप पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं, जिसका मुकाबला मिलकर के पूरी सोसाइटी ने, हिंदुस्तान में ही नहीं करना, पूरी दुनिया ने करना है, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है। इसलिए मैं आखिर में फिर से उस मुद्दे को उठाना चाहती हूं कि जो इस देश के अंदर अपनी असफलताओं को ढांकने के लिए आपकी सत्ता के आईटी सेल के लोग, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके ट्रोलर्स जो बार बार पूरे समाज के अंदर दिशा विहीनता का काम करना चाहते हैं, जो पूरे देश के अंदर एक नफरत का वातावरण बनाना चाहते हैं, इस समय में भी हिंदू मुस्लिम की बात उठाना चाहते हैं, मैं उस बात को फिर से उठा रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे श्रमिकों पे हमले शुरू हो गए, कोई रेहड़ी पटरी वाले के ऊपर हमला करेगा, बगल में आप लगा सकते हैं रेहड़ी पटरी, आधार कार्ड दिखाइए, आप हिंदू हैं आप लगा के रखिए, आप आधार कार्ड दिखाइए, अच्छा आप मुस्लिम हैं आप नहीं लगा सकते। शर्म की बात तो यह है कि कुछ वीडियो देखे गए कि पुलिसकर्मी भी ऐसा करते पाए गए कहीं कहीं। मैं सारी पुलिस को दोष नहीं दे रही, लेकिन ये कम्युनलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ तक पहुँचाई जा रही है कि आप दुकान नहीं लगाने देंगे,
आप रेहड़ी पटरी नहीं लगाने देंगे। ये भेदभाव हमारे वर्कर्स के बीच में खड़ा करके आज आप मुस्लिम्स के बीच में ये वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि वो आर्थिक तौर के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं, कमाई भी नहीं कर सकते हैं, मेहनत करके अपने घर के लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते हैं। इसीलिए मैं उस बात को आज दोहराना जरूरी समझ रही हूं, क्योंकि अब श्रमिकों के ऊपर भी हमले शुरू हो गए। वो इस रूप से तो हो ही रहे हैं। इस वातावरण को इतना गंदला करने का पूरा मीडिया का जो एक हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों को छुपाने में लगा रहता है और उनकी हर गलती को छुपाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढता रहता है, इसलिए सत्ताधारियों की उन गलत नीतियों को छुपाने का जो रास्ता निकाला जाता है उसमें डुगडुगी बजाने लगता है। उस मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी।